हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के 70 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन अभयारण्य में, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा ऑप्शन जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में या चौथा ऑप्शन सभी में। तो प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण सभी स्थानों में किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1972 से 73 के बीच, तीसरा ऑप्शन 2007 से 8 के बीच या चौथा ऑप्शन शुरू नहीं हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 से 73 के बीच की गई थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 से 73 के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 77 या चौथा ऑप्शन 55। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 77 है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 77। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकटापन्न स्पीच है। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा ऑप्शन गाय, तीसरा ऑप्शन कुत्ता या चौथा ऑप्शन बाघ। तो इनमें से संकटापन्न स्पीच बाघ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वनोन्मूलन का कारण है। पहला ऑप्शन भवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन कागज उद्योग, तीसरा ऑप्शन सड़क निर्माण या चौथा ऑप्शन सभी। तो वनोन्मूलन का इनमें से सभी कारण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। पहला ऑप्शन ऑरेंज जी, दूसरा ऑप्शन कॉटन ब्लू, तीसरा ऑप्शन सेफ्लेनिन या चौथा ऑप्शन आयोडीन। तो केंद्रक को सेफ्लेनिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्लेनिन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है। पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन केंद्रक, तीसरा ऑप्शन कोशिका भित्ति या चौथा ऑप्शन जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन कवक, दूसरा ऑप्शन जीवाणु, तीसरा ऑप्शन गुलाब या चौथा ऑप्शन नील हरित शैवाल। तो स्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन जड़ में, दूसरा ऑप्शन वायवीय तना में, तीसरा ऑप्शन हरी पत्तियां में या चौथा ऑप्शन भूमिगत तना में। तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाई जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियां। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन ईस्ट, दूसरा ऑप्शन जीवाणु, तीसरा ऑप्शन अमीबा या चौथा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। तो इनमें से जो माइकोप्लाज्मा है वह सबसे छोटा कोशिकीय जीव है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन सोडियम या चौथा ऑप्शन सोना। तो सोडियम जो धातु है उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन लिथियम या चौथा ऑप्शन सोना।
तो जो एल्युमिनियम धातु है उसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक हो। पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन सल्फर या चौथा ऑप्शन ब्रोमीन। तो एक अधातु जिसमें चमक हो वह आयोडीन है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। पहला ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन अल्कोहल या चौथा ऑप्शन ईस्ट। तो इनमें से जो स्ट्रेटोमाइसिन है वह एक प्रतिजैविक है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोमाइसिन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन जल में, दूसरा ऑप्शन वायु में, तीसरा ऑप्शन मिट्टी में या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी जगहों में पाई जाती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। पहला ऑप्शन पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की गई थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन मोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन किण्वन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण या चौथा ऑप्शन संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन चींटी, दूसरा ऑप्शन ड्रैगन मक्खी, तीसरा ऑप्शन मकड़ी या चौथा ऑप्शन घरेलू मक्खी। तो संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। पहला ऑप्शन मादा एडिस मच्छर, दूसरा ऑप्शन घरेलू मक्खी, तीसरा ऑप्शन मादा एनोफिलिस मच्छर या चौथा ऑप्शन कॉकरोच। तो डेंगू परजीवी का वाहक मादा एडिस मच्छर है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मादा एडिस मच्छर। हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन केवल ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन केवल रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन केवल चुंबकीय प्रभाव या चौथा ऑप्शन ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन नींबू का रस, दूसरा ऑप्शन नल का पानी, तीसरा ऑप्शन सिरका या चौथा ऑप्शन खाद्य तेल। तो इनमें से जो नींबू का रस है वह विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नींबू का रस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन तांबा या चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो जो क्रोमियम धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आंतरिक निषेचन होता है। पहला ऑप्शन मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन नर के शरीर में, तीसरा ऑप्शन मादा के शरीर के बाहर या चौथा ऑप्शन नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन
मादा के शरीर के अंदर होती हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। पहला ऑप्शन बहुविभाजन, दूसरा ऑप्शन मुकुलन, तीसरा ऑप्शन खंडन या चौथा ऑप्शन द्विविभाजन। तो हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा जनन करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को कहते हैं। पहला ऑप्शन युग्मनज, दूसरा ऑप्शन निषेचन, तीसरा ऑप्शन परागण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को हम लोग निषेचन कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 या चौथा ऑप्शन 4। तो एक युग्मनज में एक भी केंद्रक उपस्थित नहीं होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेटपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क होता है वह है। पहला ऑप्शन निषेचन, दूसरा ऑप्शन कायांतरण, तीसरा ऑप्शन रोपण या चौथा ऑप्शन मुकुलन। तो एक टेटपोल कायांतरण विधि द्वारा वयस्क होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कायांतरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में होती है। पहला ऑप्शन हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन पैरामेसियम, तीसरा ऑप्शन अमीबा या चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया। तो इनमें से जो हाइड्रा है वह मुकुलन विधि द्वारा जनन करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए बल उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन स्थिर विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन घर्षण बल या चौथा ऑप्शन चुंबकीय बल। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसके लिए स्थिर विद्युत बल उत्तरदायी है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। पहला ऑप्शन गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन स्थिर विद्युत बल या चौथा ऑप्शन घर्षण बल। तो जो गुरुत्वीय बल है वह असंपर्कित बल का उदाहरण है, चुंबकीय बल भी असंपर्कित बल का उदाहरण है और स्थिर विद्युत बल भी असंपर्कित बल का उदाहरण है, लेकिन घर्षण बल जो है वह संपर्कित बल का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन शर्त आवश्यक है। पहला ऑप्शन अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन वायु की अनुपस्थिति या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दहन की क्रिया के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति और तीसरा वायु की उपस्थिति। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन केरोसिन, तीसरा ऑप्शन एलपीजी या चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो इनमें से जो हाइड्रोजन ईंधन है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है। पहला ऑप्शन कांच, दूसरा ऑप्शन लोहे का कील, तीसरा ऑप्शन सीमेंट या चौथा ऑप्शन केरोसिन। तो इनमें से जो केरोसिन है वह दहनशील पदार्थ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अदहनशील पदार्थ है। पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन कोयला, तीसरा ऑप्शन पेट्रोल या चौथा ऑप्शन पत्थर। तो इनमें से जो पत्थर है वह अदहनशील पदार्थ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन जल, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो किसी भी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है? पहला ऑप्शन शारीरिक लंबाई में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन गौण लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन एडवांस एप्पल का दिखना, या चौथा ऑप्शन रजो निवृत्ति। तो रजो निवृत्ति परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रजो निवृत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? पहला ऑप्शन 22 दिन, दूसरा ऑप्शन 14 दिन, तीसरा ऑप्शन 35 दिन, या चौथा ऑप्शन 28 दिन। तो स्त्रियों के होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन चिप्स, नूडल और कोक, दूसरा ऑप्शन रोटी, दाल और सब्जी, तीसरा ऑप्शन चावल, नूडल्स और बर्गर, या चौथा ऑप्शन शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। तो किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार रोटी, दाल और सब्जी है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी, दाल और सब्जियां। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं? पहला ऑप्शन रेशेदार फसल, दूसरा ऑप्शन फलीदार फसल, तीसरा ऑप्शन अनाज फसल, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु अनाज फसल के जड़ में पाई जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गो, अनाज फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन बकरी, तीसरा ऑप्शन मनुष्य, या चौथा ऑप्शन आम का पौधा। तो इनमें से जो आम का पौधा है वह स्वपोषी का एक उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, आम का पौधा। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल के उदाहरण है। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन आलू, तीसरा ऑप्शन धान, या चौथा ऑप्शन सोयाबीन। तो इनमें से जो धान है वह खरीफ फसल का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गो, धान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन दाल, दूसरा ऑप्शन शहद, तीसरा ऑप्शन फल, या चौथा ऑप्शन चावल। तो इनमें से जो शहद है वह जंतु द्वारा प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, शहद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तारा है? पहला ऑप्शन टाइटन, दूसरा ऑप्शन फोबास, तीसरा ऑप्शन पुच्छल तारा, या चौथा ऑप्शन सूर्य। तो इनमें से जो सूर्य है वह एक तारा है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, सूर्य। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन सीरियस, दूसरा ऑप्शन मंगल, तीसरा ऑप्शन बुध, या चौथा ऑप्शन शुक्र। तो इनमें से जो सीरियस है वह एक ग्रह नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, सीरियस। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन बुध, या चौथा ऑप्शन शुक्र। तो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? पहला ऑप्शन चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, या चौथा ऑप्शन नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल सौर परिवार के सभी सदस्यों को बांधे रखता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन तरल घर्षण, दूसरा ऑप्शन लोटनी घर्षण, तीसरा ऑप्शन सी घर्षण, या चौथा ऑप्शन स्थैतिक घर्षण। तो तरल घर्षण के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, तरल घर्षण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इनमें से किससे सी घर्षण कम होता है? पहला ऑप्शन स्थैतिक घर्षण, दूसरा ऑप्शन लोटनी घर्षण, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्थैतिक घर्षण से सी घर्षण कम होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, स्थैतिक घर्षण।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि तरल घर्षण के काम करने की सही आकृति है। पहला ऑप्शन आयतकार, दूसरा ऑप्शन वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन सरल रेखा या चौथा ऑप्शन वृत्तीय। तो तरल घर्षण के काम करने की सही आकृति वृत्तीय है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, वृत्तीय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेलीय सतह से पहला ऑप्शन घर्षण घटता है, दूसरा ऑप्शन घर्षण बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन घर्षण बिल्कुल नहीं होता है या चौथा ऑप्शन घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तेलीय सतह से घर्षण घटता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, घर्षण घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि पहला ऑप्शन घर्षण अधिक होगा, दूसरा ऑप्शन घर्षण कम होगा, तीसरा ऑप्शन सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर चलने पर हम फिसल जाते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, घर्षण कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि घर्षण हमेशा पहला ऑप्शन हानिकारक है, दूसरा ऑप्शन लाभदायक है, तीसरा ऑप्शन ना हानिकारक ना लाभदायक है या चौथा ऑप्शन कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो घर्षण कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बेयरिंग के उपयोग से पहला ऑप्शन घर्षण बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घर्षण घटता है, तीसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण को कम किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, घर्षण घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि टायर के तलियों की गोटी पहला ऑप्शन घर्षण बढ़ाती है, दूसरा ऑप्शन घर्षण घटाती है, तीसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो टायर के तलियों की गोटी घर्षण को बढ़ाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, घर्षण बढ़ाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है, पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा ऑप्शन सेकंड, तीसरा ऑप्शन हर्ट्ज या चौथा ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है, पहला ऑप्शन केवल ठोसों में, दूसरा ऑप्शन केवल द्रवों में, तीसरा ऑप्शन केवल वायु या गैसों में या चौथा ऑप्शन ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, ठोस, द्रव एवं गैस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है, पहला ऑप्शन छोटी बच्ची की, दूसरा ऑप्शन छोटा बालक का, तीसरा ऑप्शन महिला का या चौथा ऑप्शन पुरुष का। तो इनमें से जो छोटी बच्ची की आवाज है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, छोटी बच्ची का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, पहला ऑप्शन तांबे की छड़ को, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक पैमाना को, तीसरा ऑप्शन ऊनी वस्त्र को या चौथा ऑप्शन फूला हुआ गुब्बारा को। तो तांबे की छड़ को रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, तांबे का छड़। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 या चौथा ऑप्शन 4। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, पहला कि ऋणावेश और दूसरा धनावेश, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, पहला ऑप्शन आकर्षण, दूसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण, तीसरा ऑप्शन आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, आकर्षण। और एक समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में
उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन आवेश, दूसरा ऑप्शन ऋण आवेश, तीसरा ऑप्शन धन आवेश या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कांच को रेशम से रगड़ने पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, धन आवेश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन गैस, तीसरा ऑप्शन कोयला या चौथा ऑप्शन बायोगैस। जो पेट्रोलियम है वह एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, पेट्रोलियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला को बनने में समय लगता है। पहला ऑप्शन 100 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हजारों वर्ष, तीसरा ऑप्शन लाखों वर्ष या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कोयला को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, लाखों वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन कोक, दूसरा ऑप्शन कोक गैस, तीसरा ऑप्शन बिटुमेन या चौथा ऑप्शन पेट्रोल। तो पेट्रोलियम से प्राप्त बिटुमेन का उपयोग हम लोग सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, बिटुमेन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। पहला ऑप्शन सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन जल ऊर्जा या चौथा ऑप्शन कोयला। तो इनमें से जो कोयला है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, कोयला। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन इथेन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, मीथेन। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग इसी तरह के अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।